ओके फ्रेंड्स, आज मैं एनसीईआरटी जियोग्राफी क्लास 7 के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि हिंदी मीडियम से होगा, जिसमें चैप्टर नंबर फर्स्ट पर्यावरण है। पर्यावरण किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्राकृतिक पर्यावरण कहलाती है। पर्यावरण में बदलाव हमारी ज़रूरतों के कारण होती हैं। ये दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती हैं। प्रारंभ में मनुष्य स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। वो अपनी ज़रूरतों की पूर्ति प्रकृति से कर लेता था। समय के साथ फिर कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ीं। मानव पर्यावरण का उपयोग तथा उनके परिवर्तन करना सीख गया। पहिए का आविष्कार हुआ। आवश्यकता से अन्न उपजाया गया। वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ। व्यापार एवं वाणिज्य का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हुआ। सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया। लेकिन फिर भी प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना बहुत आवश्यक है। पर्यावरण के 3 घटक होते हैं। एक मानवीय पर्यावरण, दूसरा प्राकृतिक पर्यावरण, तीसरा मानव स्वयं होता है। मानवीय पर्यावरण में मानव द्वारा बनाई गई चीज़ें होती हैं, जैसे इमारत, पार्क, पुल, सड़क, उद्योग, स्मारक, गाड़ी, सीवर इत्यादि। प्राकृतिक पर्यावरण में जीवीय प्राणी होता है और अजीवीय पदार्थ होता है। जीवीय प्राणी में पादप एवं जंतु पाए जाते हैं, जो सजीव जैवमंडल कहा जाता है। अजीवीय प्राणी में स्थल, जिसमें स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल है। मानव में एक व्यक्ति होता है जो परिवार बनाता है। परिवार से समुदाय बनता है, फिर धर्म आता है, फिर शिक्षा आती है, आर्थिक राजनीतिक स्थितियां भी बनती हैं। परितंत्र वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा एवं पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबद्ध होता है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पे पाए जाने वाले जीवीय एवं अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित होती हैं। भूमि, जलवायु, वनस्पति, जीव मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं, जो स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल एवं जैवमंडल के रूप में विद्यमान होते हैं। मानवीय पर्यावरण मानव की परस्पर क्रियाएं एवं उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित होती हैं। स्थलमंडल पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी या कठोर ऊपरी परत स्थलमंडल कहलाती है। यह चट्टान एवं खनिजों से मिलकर बना होता है तथा मिट्टी की पतली परत से ढका हुआ होता है। पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि विभिन्न स्थलाकृतियां वाला विषम धरातल होता है। स्थलमंडल खनिज संपदा का एक स्रोत होता है। विभिन्न स्थलों पर जीव जंतु, पेड़, लोगों का रहन सहन भिन्न होता है। वायुमंडल पृथ्वी की चारों तरफ फैली गैस की एक पतली परत वायुमंडल कहलाती है। यह सूर्य की झुलसने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से रक्षा करता है, जिसमें कई प्रकार की गैस, धूलकण, जलवाष्प विद्यमान है, जो कि साफ एवं शुष्क हवा का 99% भाग है। इसमें 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और बाकी 1% में 0.9% आर्गन है और 0.1% कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, मीथेन और नियॉन है। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। जलमंडल जल के क्षेत्र को हम जलमंडल कहते हैं, जिसमें नदी, झील, तालाब एवं सागर इत्यादि आते हैं। पृथ्वी का 71% हिस्सा जल होता है और 29% हिस्सा स्थल है। 71% जो जल है उसमें 97.5% खारा जल होता है और 2.5% अलवड़ जल यानी मीठा जल होता है। जैवमंडल पादप एवं जीव जंतुओं का मिलन स्थल जैवमंडल कहलाता है। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र होता है जहाँ स्थल, जल और वायु मिलकर जीवन को संभव करते हैं। पर्यावरण, जिसे फ्रेंच में एनवायरोनेर कहते हैं, इसको हिंदी में पड़ोसी कहते हैं। इसका मतलब पड़ोसी हुआ, एनवायरोनेर का मतलब। वस्तु विनिमय पद्धति में
वस्तुओं की अलावा मतलब अदला बदली होता है। हमारी पृथ्वी के अंदर हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है, जिसके कारण इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। पृथ्वी प्याज की तरह एक संकेंद्रीय परत है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को पर्पटी कहते हैं। यह सबसे पतली परत मानी जाती है। महाद्वीपीय सनहती 35 किलोमीटर में सिलिकॉन और एल्युमिनियम जैसे खनिज पाए जाते हैं और समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर में सीमेंट यानी सिलिकॉन और मैग्नीशियम जैसे खनिज पाए जाते हैं। विश्व का सबसे गहरा खान साउथ वेस्ट अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में एंग्लो गोल्ड अशांति असमफोनिंग गोल्ड माइन है उसे कहते हैं, जिसकी गहराई लगभग 4000 किलोमीटर तक है। इंजीनियर तेल के लिए 6000 किलोमीटर तक खोदना असंभव मानते हैं, क्योंकि 6000 किलोमीटर पृथ्वी की केंद्र की त्रिज्या मानी जाती है। हमारा यहाँ पर पृथ्वी के आंतरिक भाग का चित्र बनाया गया है, जिसके आंतरिक भाग में क्रोड है और बाह्य भाग में भी क्रोड है, और क्रोड और मेंटल इसके ऊपरी परत में सीमा बनाते हैं। उसके जस्ट ऊपरी परत में मेंटल है, मेंटल के जस्ट ऊपरी परत में स्थलमंडल है और सबसे ऊपरी परत में पर्पटी है। पर्पटी के ठीक नीचे मेंटल, जो कि 2900 किलोमीटर गहराई तक फैली हुई है। इसकी सबसे आंतरिक परत क्रोड है, जिसकी त्रिज्या 3500 किलोमीटर है। यह मुख्यतः निफे यानी कि निकेल एवं फेरिक यानी कि आयरन यहाँ पर जैसे खनिज मिलते हैं, निकेल और आयरन जैसे खनिज मिलते हैं। केंद्रीय क्रोड का तापमान एवं दाब हमेशा उच्च रहता है। यह हमारा महाद्वीपीय एवं महासागरीय प्रॉपर्टी की चित्र है, जिसमें महाद्वीप है और महाद्वीप के नीचे की प्रॉपर्टी दिखाई गई है। यहाँ महासागर है और महासागर के नीचे की प्रॉपर्टी दिखाई गई है। पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा प्रॉपर्टी होता है और 84% मेंटल होता है। 15% क्रोड होता है। पृथ्वी की त्रिज्या लगभग 6371 किलोमीटर होता है। सैल एवं खनिज। पृथ्वी की प्रॉपर्टी अनेक प्रकार के सैलों से बनी है। पृथ्वी प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सैल कहते हैं। सैल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन के हो सकते हैं। मुख्य रूप से सैल 3 प्रकार के होते हैं, जिसे अग्नेय सैल कहते हैं। लैटिन में इसे इग्निस कहते हैं, इसका हिंदी में अर्थ अग्नि होता है। अवसादी सैल, लैटिन में इसे सेडिमेंटल यानी इसका हिंदी में स्थिर हम कहते हैं। और कायांतरित सैल, जिसे ग्रीक में मेटामोर्फोस कहते हैं, इसका हिंदी में रूपांतरण कहते हैं, जो रूप का अंतरण करे, बदले। अग्नेय सैल, द्रविड़ मैग्मा ठंडा होकर ठोस बन जाता है। इस प्रकार से बने सैल को अग्नेय सैल कहते हैं। इन्हें प्राथमिक सैल भी कहते हैं। अग्नेय सैल 2 प्रकार के होते हैं, एक बहिर्भेदी अग्नेय सैल होता है और दूसरा आंतरिक भेदी अग्नेय सैल होता है। द्रविड़ लावा पृथ्वी की सतह पर आता है, तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। प्रॉपर्टी पर इस प्रकार बने सैल को बहिर्वेदी अग्नेय सैल कहते हैं। संरचना बहुत महीन दाने वाली होती है। बेसाल्ट दक्कन पठार बेसाल्ट सैलों से ही बना है। जब द्रविड़ मैग्मा कभी कभी भूप्रवृत्ति के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है, इस प्रकार बने सैल को अंतर्वेदी अग्नेय सैल कहते हैं। चूँकि धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दाने का रूप ले लेता है। लेई या मसाला तथा दाने का चूर्ण बनाने के लिए जिस अपघर्षण पत्थर का प्रयोग होता है वह ग्रेनाइट होते हैं। अब अवसादी सैल, सैल लुढ़क कर चटक कर एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाती है। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। अवसादी सैल, ये अवसाद हवा, जल आदि के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा हो जाते हैं। ये अदृढ़ अवसाद दबकर कठोर बनकर सैल की परत बनाते हैं। बलुआ पत्थर तथा रेत के दाने से बनता है। चिकनी मिट्टी स्लेट बन जाता है एवं चूना पत्थर संगमरमर बन जाता है।
कठोर सेल में सड़क, घर, इमारत जैसी चीज़ें बनती हैं। जीवाश्म सेलों के परतों में दबे मृत पौधे एवं जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। सेल चक्र किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की सेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाती है। एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को सेल चक्र कहते हैं, जिसमें दिखाया गया है कुछ इस प्रकार। मैग्मा ठंडा होकर ठोस बनता है जो कि अग्नेय सेल बन गया। फिर उसके बाद ये छोटे टुकड़े में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान में स्थानांतरित होता है। फिर ये अवसादी तलछट के रूप में दिखाई देता है। यही अवसादी तलछट दबकर अवसादी सेल में परिवर्तित होता है। फिर इस पर जब उच्च दाब और ताप पड़ता है तो ये कायांतरित सेल में परिवर्तित होता है। फिर उन पर अत्यधिक ताप दाब जब पड़ता है तो ये मैग्मा में परिवर्तित होता है। इस प्रकार सेल चक्र का विकास होता है, जिसमें दिखता है कि एक ही प्रकार का सेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो रहे हैं। खनिज सेल विभिन्न खनिजों से बनी होती है। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ईंधन कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, उद्योग, औषधि एवं उर्वरक, लोहा, एल्युमिनियम, सोना, यूरेनियम इस अवस्था में पाए जाने वाले ये खनिज हैं। हमारा अगला पाठ है हमारी बदलती पृथ्वी। स्थलमंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है जो स्थलमंडलीय प्लेट कहलाती हैं। भूप्रपटी अनेक छोटे बड़े ठोस असमान आकार की प्लेटें जो कि महाद्वीपीय और महासागर में बटा हुआ है। चूँकि पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में गति होने के कारण ये प्लेट चारों तरफ धीमी गति में घूमती रहती है। प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग ये खिसकता है। यहाँ पर हम इस तरीके से समझा सकते हैं, जैसे कि हम एक जार में पानी लेते हैं और उसे हम जब गर्म करते हैं और कागज़ की गोली उसके अंदर डालते हैं तो गर्म जल के कारण अणुओं के मध्य गति होती है। ये गति प्रक्रिया धीमी तेज दोनों हो सकती है, जो जल के ताप से अणुओं में होने वाली गति पर निर्भर करता है। जल परतों की गति के कारण कागज़ की गोली में भी गति होती है। और यहाँ पर हमने एक जार में ठंडा जल लिया है और उसे गर्म नहीं कर रहे हैं और कागज़ की गोली उसी जार में डालें तो फिर गति का गमन रुक जाता है, क्योंकि यहाँ अणुओं के मध्य किसी भी प्रकार की गति नहीं हो रही है। इन गति को दो बलों के आधार पर विभाजित किया जाता है। एक तो अंतर्जनित बल जिसे एंडोजेनिक फोर्स भी कहते हैं और दूसरा है बहिर्जनित बल जिसे एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होता है अंतर्जनित बल कहलाता है। अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति उत्पन्न करते हैं। आकस्मिक गति के कारण भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार तथा भूस्खलन उत्पन्न होता है। धीमी गति के कारण पर्वत नवनिर्माण यानी कि वलित पर्वत का निर्माण होता है और जो कि धीमी गति से ही बनते हैं। बहिर्जनित बल एक्सोजेनिक फोर्स जो बल पृथ्वी की सतह पर ऊपर हो बहिर्जनित बल कहलाता है। बहिर्जनित बल में अपर्दन और निक्षेपण प्रक्रिया का कारण होता है। ये नदी, वर्षा के बहते जल, पवन, समुद्र तरंग, हिमनद से बनता है। यहाँ पर हम एंडो का मतलब अंतः, एक्सो का मतलब बाह्य, जेनिक माने उत्पत्ति जिसे हम कहते हैं एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक। पृथ्वी की गतियाँ कुछ इस प्रकार हमने समझाए हैं। अंतर्जनित बल, बाह्यजनित बल। अंतर्जनित बल आकस्मिक बल और पटल विरूपण बल होता है। आकस्मिक बल में भूकंप और ज्वालामुखी भूस्खलन होता है। पटल विरूपण में पर्वत निर्माणीकरण होता है। बहिर्जनित बल में अपर्दन निक्षेपण होता है जिसमें नदी, वर्षा, बहता जल के कारण होता है, पवन के द्वारा होता है, समुद्री तरंग के द्वारा होता है, हिमनद के द्वारा होता है। मैग्मा किस प्रकार ज्वालामुखी से बाहर निकलता है वो कुछ चित्र के द्वारा इस प्रकार समझाया गया है। ये मेंटल है, मेंटल में मैग्मा होता है और मेंटल के ऊपर ये प्रॉपर्टी है। और ये है
निकास वेंट से लावा साइड से भी निकलता है और ऊपर जाकर ये गैस की राख भी निकालता है और ये क्रेटर होता है, इस मुख को हम क्रेटर कहते हैं। और इसी प्रकार लावा बाहर निकलता है। यहाँ हम भूकंप किस प्रकार आता है उसके चित्र को कुछ इस प्रकार बताए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ नीचे भूकंप का उद्गम केंद्र है तथा इसके लंबवत ऊपर भूपर्पटी पर भूकंप का अभिकेंद्र है। जैसे जैसे भूकंपीय तरंगे अभिकेंद्र से दूर होती जाती है, भूकंप की मात्रा कम होती जाती है। और ये कुछ प्लेट की सीमाएं बताई गई हैं। भूकंप का उद्गम केंद्र, वह स्थान जहां भूकंप उत्पन्न होता है वही भूकंपीय ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है। अभिकेंद्र से दूर जाने पर भूकंप की तीव्रता कम हो जाती, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। भूकंप तरंगे 3 प्रकार की होती है, पी, एस और एल। पी तरंगे अथवा अनुदैर्ध्य तरंगे, एस तरंगे अथवा अनुप्रस्थ तरंगे, एल तरंगे अथवा पृष्ठीय तरंगे। यानी कि पी तरंगे को हम अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं और एस तरंग को हम अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं और एल तरंग को हम पृष्ठीय तरंग कहते हैं। अपक्षय एवं अपवर्तन के 2 प्रक्रम द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है, जिससे विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। नदी के कार्य, जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से किसी कठोर घाटी वाले चट्टान में गिरती है तो जलप्रपात का निर्माण होता है। जलप्रपात यानी झरना। जब नदी किसी मैदानी क्षेत्र में बहने लगती है तो वो मोड़दार मार्ग में बहने लगती है। नदी की इन्हीं बड़े मोड़ को विपर्स कहते हैं। नदियों द्वारा विपर्स के मोड़ पर लगातार अपरदन एवं निक्षेपण से विपर्स लूप के सिरे निकल आते हैं। समय के साथ विपर्स लूप नदी से कट जाते हैं और एक झील का निर्माण करते हैं, जिसे हम चाप झील कहते हैं। समय के साथ ये नदियाँ अपने तटीय क्षेत्र से बाहर निकल कर आता है तथा अपने साथ महीन मिट्टी अन्य पदार्थ का निक्षेपण करते हैं। इसे हम अवसाद कहते हैं, जो बाढ़कृत मैदान का निर्माण कराती है। ये मैदान खेती के लिए अत्यधिक उपजाऊ होते हैं। नदी के उद्धित तटों को हम तटबंध कहते हैं। समुद्र के पास पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाता है, जिसे हम वितरिका कहते हैं। यह नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यह अपने साथ लाए गए मलबे का निक्षेपण करती है। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहाने के अवसाद के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। समुद्री तरंग के कार्य, समुद्री तरंग के अपरदन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृति बनाती हैं। समुद्री तरंग सैलों से टकराती हैं, जिससे समय के साथ उसमें दरार उत्पन्न होता है, जिससे इसकी वृद्धि से गुफा का निर्माण होता है, फिर तटीय मेहराब का निर्माण करता है, फिर स्टैक का निर्माण करता है। समुद्र जल के ऊपर लगभग ऊपर उठे हुए ऊंचे सैलीय तटों को हम समुद्री भृगु कहते हैं। समुद्र तरंगे किनारे पर अवसाद जमाकर समुद्री पुलिन का निर्माण करती हैं। ज्वालामुखी पृथ्वी के धरातल पर छिद्र या दरार है। इसकी उत्पत्ति के 2 प्रमुख कारण हैं, अपसारी और अभिसारी विधि। मेंटल कोर में उपस्थित मैग्मा, जिसमें गैस, रेडियोएक्टिव तत्व, अर्ध तरल पदार्थ, इन सभी का स्थानांतरण संवहन की क्रिया को उत्पन्न कराती है, जो प्लेटों को निरंतर गतिमान बनाए रखता है। इस गतिशीलता के कारण प्लेटें 3 तरह की क्रिया उत्पन्न करती हैं, अपसारी, अभिसारी और संरक्षित गति। चूँकि संरक्षित गति से केवल भूकंप की उत्पत्ति होती है, परंतु अपसारी गति में प्लेट एक दूसरे से दूर जाते हैं, जिसमें संवहन क्रिया द्वारा मेंटल का मैग्मा ऊपर की ओर निकलने लगता है। चूँकि वलित पर्वत का निर्माण अभिसारी विधि से होता है, जिसमें भारी प्लेटें महासागर की होती हैं और हल्की प्लेटें महाद्वीप के नीचे आ जाती हैं, जिससे प्लेटों के दोनों किनारे के अवसाद ऊपर की ओर उठने लगते हैं, जिससे वलित पर्वत का निर्माण होता है। चूँकि प्लेट अपने अस्थायित्व एवं संतुलन का प्रयास करती रहती हैं, इससे भूकंप आता है। प्लेटों के आपस में मिलने से भारी प्लेट का कुछ हिस्सा टूटकर मेंटल के मैग्मा वाले हिस्से में जाकर गिर जाता है।
इस क्षेत्र को वेनी ऑफ जोन कहा जाता है, जो लावा के रूप ले लेता है। अतः इस क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए हल्की प्लेट को छिद्रित कर देता है, जिससे ज्वालामुखी का उद्गार होता है। चूँकि यूरेशियन तथा इंडो ऑस्ट्रेलियन दोनों ही महाद्वीपीय प्लेट हैं, यूरेशियन प्लेट के अत्यधिक मोटाई के कारण यह मैग्मा द्वारा प्लेट का भेदन मुश्किल होता है, परंतु यह भूकंप की दृष्टि से ज़्यादा अर्थपूर्ण है। पूरे वर्ल्ड में केवल एक ही स्थान है, जो कि है एंडीज पर्वत। एंडीज पर्वत पर एक कोटोपैक्सी नामक हिल है, जहाँ पर वलित पर्वत और भूकंप और ज्वालामुखी अभिसारी गति द्वारा ये तीनों स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। परिप्रशांत महासागर की पेटी अंटार्कटिका के माउंट एरेबस से प्रशांत के चारों किनारे पे फैला हुआ है। रिंग ऑफ फायर जिसे कहते हैं, संपूर्ण विश्व में से 2/3 ज्वालामुखी यहीं पर स्थित है। जैसा कि आप देख सकते हैं, माउंट एरेबस अंटार्कटिका से लेकर पूरे प्रशांत के चारों तरफ फैला हुआ है। रॉकीज, एंडीज, कोटोपैक्सी है। ये रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है, जिसका 2/3 हिस्सा वोल्केनो है। पैसिफिक इसे कहते हैं, प्रशांत महासागर को। हिमनद के कार्य। हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियाँ होती हैं। हिमनद अपने नीचे के कठोर चट्टान से गोलाश्म मिट्टी एवं पत्थरों का अपरदन कराती हैं। ये गोलाश्म मिट्टी और पत्थर भूदृष्ट का अपरदन करती हैं। हिमनद एक गहरे गर्त का निर्माण करती हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ पिघलने से गर्तों में जल भर जाता है, जो एक सुंदर झील का निर्माण करती हैं। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े सैल, रेत एवं तलछट मिट्टी का निक्षेपण होता है। ये निक्षेपण हिमनद हिमोड़ का निर्माण करता है। पवन के कार्य। रेगिस्तान में पवन अपरदन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारण रेगिस्तान में छत्रक के आकार में सैल होते हैं, जिन्हें छत्रक सैल कहते हैं। चूँकि पवन छत्रक के शीर्ष के अपेक्षा आधार को अत्यधिक तेजी से काटती है, जिससे इसका आधार संकीर्ण तथा शीर्ष विस्तृत होता है। पवन इन अपरदित रेतों को जिस स्थान पर निक्षेपित करती है, वह एक छोटी पहाड़ी का रूप ले लेता है, जिसे बालू का टिब्बा कहते हैं। चूँकि रेत के कण अधिक महीन अथवा हल्का होता है, जिसे पवन आसानी से अपने साथ उड़ा ले जाता है तथा किसी विस्तृत क्षेत्र में जाकर निक्षेपित कर देता है, जिसे हम लोएस कहते हैं। अगला पार्ट वायु है। भूमंडलीय तापन, ग्लोबल वार्मिंग, उत्पत्ति एवं प्रभाव। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं, और इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती कि यहाँ रहना असंभव हो जाता। किंतु जब कारखाने एवं कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है, तो इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है, इसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी की सबसे ठंडे प्रदेश की बर्फ पिघलने लगती है, जिसके कारण समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होता है, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में परिवर्तन हो सकता है, जिसके फलस्वरूप बहुत से पौधे और जीव जंतु विलुप्त हो सकते हैं। वायुमंडल का संगठन। विभिन्न संघटकों के आधार पर वायुमंडल को विभाजित किया जाता है। वायुमंडल में, जैसा कि पहले भी बताया गया है, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% है, और बाकी 1% में 0.9% आर्गन है, और 0.1% में कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम है, हाइड्रोजन है, ओजोन भी है, और जलवाष्प भी पाए जाते हैं। पौधे को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की अति आवश्यकता होती है, और जैसा कि जाना जाता है, नाइट्रोजन और कार्बन डाई पौधे या किसी भी मनुष्य, जीव जंतु, इन सब के बढ़ने में बहुत मददगार होते हैं। तो इसी प्रकार पौधे को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की बहुत ज़रूरत होती है। सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते हैं, इस प्रकार वह मिट्टी और पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु नाइट्रोजन का स्वरूप बदल देते हैं।
जिससे पौधा इसका प्रयोग कर लेते हैं। हरे पौधे भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं और मनुष्य तथा पशु कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। इस प्रकार जीव एवं पादपों के मध्य गैसों की मात्रा बराबर बनी रहती है, परंतु प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन बढ़ता है, जिससे इसके मध्य संतुलन बिगड़ता है। मौसम तथा जलवायु प्रभावित होने लगते हैं। यह प्रक्रिया दीर्घकाल तक चलने से पादप जंतु विलुप्त होने लगते हैं। वायु चक्र: जब वायु गर्म होने लगती है तो फैलती है और ऊपर उठने लगती है। ठंडी वायु सघन और भारी होती है, इसलिए नीचे रहती है। गर्म वायु के ऊपर उठने से आसपास के क्षेत्र से ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहां आ जाती है। इस प्रकार वायु चक्र चलता रहता है। वायुमंडल की संरचना: वायुमंडल के 5 परत होते हैं। क्षोभ मंडल: इस मंडल की ऊंचाई 13 किलोमीटर है। इसी मंडल की वायु में सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं इसी मंडल में होते हैं, वर्षा, कोहरा, ओला वर्षा इत्यादि। समताप मंडल: यह मंडल 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। इस मंडल में बादल तथा मौसम की कोई भी घटनाएं नहीं होती हैं। इस कारण हवाई जहाज चलाने के लिए आदर्श दशाएं होती हैं। इस मंडल में ओजोन गैस की परत भी होती है, जो सूर्य की खतरनाक किरणों से हमारी रक्षा करता है। मध्य मंडल: यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में जलकर राख हो जाते हैं। वायुमंडल: यह मंडल 80 से 400 किलोमीटर तक फैली हुई है। आयन मंडल इस परत का एक भाग होता है। इस परत में तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। पृथ्वी से प्रसारित रेडियो एक्टिव तरंगे इसी परत से पुनः परावर्तित कर दिए जाते हैं, चूंकि आयनिक परत होने के कारण ऐसा होता है। बहिर्मंडल: वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत तथा वायु की सबसे पतली परत बहिर्मंडल है। हल्की गैस हीलियम एवं हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती हैं। मौसम एवं जलवायु: मौसम वायुमंडल के प्रत्येक घंटे तथा प्रतिदिन की स्थिति होती है। दीर्घकाल में किसी स्थान का औसतन मौसम उस स्थान की जलवायु कहलाती है। तापमान: तापमान का अनुभव वायुमंडल का तापमान कहलाता है। वायुमंडल में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिणाम को तापमान कहा जाता है। तापमान का मानक डिग्री सेल्सियस की खोज एंडर्स सेल्सियस ने की। आतपन: सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतपन कहलाता है। ये तापमान के वितरण को प्रभावित करती है। आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है। गांव की अपेक्षा नगरों का तापमान अधिक होता है। एस्फाल्ट से बनी सड़क, ईंट, कंक्रीट तथा धातु से बनी इमारत गर्म हो जाती है। रात के समय यह ऊष्मा मुक्त हो जाती है। नगर के भीड़ भाड़ वाले ऊंची इमारत गर्म वायु को रोके रहती है। इसी कारण से यहाँ वर्षा भी अधिक होती है। वायु दाब: वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब बल लगाती है। वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है। हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है, किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। वायुमंडल में ऊपर की ओर दाब कम होता है, समुद्र स्तर पर दाब अधिक होता है। वायु दाब का क्षैतिज वितरण स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। चांद पर वायु नहीं होता है तथा जिससे वायुदाब भी नहीं होती है। हवा से भरी अंतरिक्ष पोशाक न पहने तो यात्रियों के शरीर द्वारा विपरीत बल लगेगा, जिससे रक्त सिराएं फट सकती हैं और रक्त स्रावित होगा। अधिक तापमान वाले क्षेत्र में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, जिससे निम्न दाब क्षेत्र बनता है। निम्न दाब क्षेत्र बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। भारी वायु निम्न जलमग्न होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाता है। इस क्षेत्र में स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होते हैं। पवन: उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। पवन का नाम आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है, जैसे कि पछुआ पवन। पवन 3 प्रकार के होते हैं: अस्थायी पवन, मौसमी पवन, स्थानीय पवन।
अस्थायी पवन में व्यापारिक पश्चिमी और पूर्वी पवन अस्थायी पवन होती हैं जो वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। मौसमी पवन, ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती हैं, जैसे भारत में मानसूनी पवनें। स्थानीय पवन, ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं। स्थल एवं समुद्री समीर, भारत के उत्तरी क्षेत्र में गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन है जिसे हम लू कहते हैं, जो कि बहुत ही खराब होती है हमारे स्वास्थ्य के लिए। प्रमुख वायुदाब पेटियां मैंने यहाँ पर दिखाया है, जो कि भूमध्य रेखा है। यहाँ पर निम्न दाब बन रहा है और कर्क रेखा मकर रेखा है। जैसे कि आप देख सकते हैं 0 से 23.5 डिग्री पर उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें चल रही हैं। 30 से 35 डिग्री पर उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र बन रहा है। 35 से 60 डिग्री पर सनातन पछुआ पवन बन रहे हैं और 60 डिग्री पर अधो ध्रुवीय निम्न दाब क्षेत्र बन रहा है। 60 डिग्री से 80 डिग्री पर ध्रुवीय पूर्वी पवन बन रहा है। 80 से 90 डिग्री में उच्च दाब क्षेत्र बन रहा है। आर्द्रता, वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा आर्द्रता कहलाती है। वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है, आर्द्र दिन कहलाता है। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है, शरीर से पसीना आसानी से नहीं सुखाया जा सकता। जलवाष्प ऊपर उठता है, ठंडा होना शुरू होता है। जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंदें बनाता है। जब जल की बूंदें वायु में तैर ना सकें तब वर्षण का रूप धारण कर नीचे की ओर गिरता है। हवाई जहाज तथा रॉकेट के इंजन से निकली नमी संघनित हो जाती है। संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देती है, जैसा कि हम सब देखते हैं। ज़्यादातर भौम जल वर्षा जल से प्राप्त होते हैं। वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता है, बाढ़ का कारण बनता है। वर्षा जल 3 प्रकार के होते हैं, एक तो संवहनी वर्षा, एक पर्वतीय वर्षा, दूसरा चक्रीय वर्षा। संवहनी वर्षा में जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, गर्म वायु ऊपर की ओर जा रहा है और पर्वतीय वर्षा में आर्द्र वायु पर्वत से होते हुए ऊपर की ओर जा रहा है और चक्रवातीय वर्षा में गर्म वायु ऊपर जा रहा है, ठंडी वायु नीचे आ रही है। वर्षा धरातल को ताज़ा जल प्रदान करती है। चक्रवात, प्राकृतिक आवेश, ये हमारा अगला पार्ट है। भारत में पूर्वी समुद्री तट पर स्थित उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी से उठने वाली चक्रवात का खतरा बना रहता है। चक्रवात में पवन का वेग, वर्षा तथा ज्वारीय प्रोत्कर्षण उत्पन्न होता है। 260 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक का पवन का वेग होता है। वर्षा से प्रमुख नदियों में बाढ़ आ जाता है। ज्वारीय प्रोत्कर्षण उपजाऊ जमीन अनुपजाऊ हो जाते हैं। ज्वारीय तरंगे 7 से 10 मीटर से अधिक तटीय स्थलों से अंदर की ओर 20 किलोमीटर से अधिक में प्रवेश कर जाती है। साल, सागवान, बांस, अन्य सभी मैंग्रोव वन के जंगल नष्ट हो जाते हैं और दाब के कारण चक्रवात उत्पन्न होता है या धीरे धीरे दिशाओं में बढ़ता है तथा गहन होकर महाचक्रवात का रूप धारण कर लेता है। पारादीप एवं कोणार्क के बीच स्थित है। मैंग्रोव वन के जंगल पूर्वी पोर्ट ब्लेयर के निकट, थाईलैंड की खाड़ी, उड़ीसा के इरेसामा एवं बालीकुडा, भुवनेश्वर, कटक और 28 तटीय नगरों सहित उड़ीसा के पूरे तट पर ऐसा स्थिति बनी रहती है। जल, जिस क्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागर, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, जल चक्र कहलाते हैं। थलशाला छोटे घर के पौधे रखने का एक कृत्रिम अहाता या घेरा होता है। हमारी पृथ्वी थलशाला के समान ही है। जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था वही आज भी मौजूद है। जिस जल का प्रयोग हम आज हरियाणा में खेतों में प्रयोग कर रहे हैं, हो सकता है सैकड़ों वर्ष पूर्व यही जल अमेज़न नदी में बहती होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर चित्र बनाया है जल चक्र का। यहाँ जल वाष्पीकरण होकर संघनन होता है, संघनन से वह वर्षा के रूप में नीचे की ओर गिर रहा है। उसी प्रकार यह थलशाला है जिसमें हम ये ह्यूमस मिट्टी है, उसके ऊपर जैविक खाद है, फिर उसके ऊपर पौधे हैं
जिनसे जलवाष्प निकल रहा है और वह ऊपर संघनित होकर जल की बूंदों के रूप में नीचे की ओर गिर रहा है। लवणता प्रति 1000 ग्राम जल में यानी 1 लीटर जल में मौजूद नमक की मात्रा होता है। महासागर की औसत लवणता 35 भाग प्रति 1000 ग्राम जल होता है। इजराइल के मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। तो इसमें क्या होता है कि जो तैराक होता है उसे तैराक प्लव कहते हैं। नमक की अधिकता के कारण ये सघन बना रहता है, जिसमें जब भी व्यक्ति जाता है तो व्यक्ति का वजन हल्का हो जाता है और जल का वजन अधिक हो जाता है, जिसके कारण व्यक्ति ऊपर की ओर तैरता रहता है। तुर्की में वान झील की लवणता भी कुछ इसी प्रकार है, जैसे कि 330 ग्राम प्रति लीटर लवणता है। जल का वितरण, वर्षा का 60% जल महासागर में चला जाता है। पृथ्वी का 29% भूमि है, 71% भाग जल है। पृथ्वी पर जो 97.5% लवणीय जल है, जिसे NaCl + H2O जिसमें पाया जाता है, और पृथ्वी का जो 2.5% जल है वो अलवणीय जल है, जिसमें H2O पाया जाता है। अलवण जल जैसे कि बर्फ के रूप में होता है 1.5%, भूमिगत रूप में 0.75 होता है, और नदी, तालाब, मीठा झील और वायुमंडल में 0.25% जल पाए जाते हैं। और लवणीय जल में महासागर में 97.2% जल होता है, और स्थलीय समुद्र और खारा झील में 0.3% जल पाए जा रहे हैं। महासागरीय परिसंचरण, महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहती है। महासागरीय गतियाँ तरंगे होती हैं, ज्वार भाटा होती हैं, धाराएं होती हैं। 22 मार्च को विश्व जल दिवस जागरूकता हेतु मनाया जाता है। तरंगे, समुद्री सतह पर पवन बहती है, तरंगे उत्पन्न करती हैं। महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता है, तरंगे उत्पन्न करती हैं। सुनामी, जापानी भाषा में इसे सुनामी कहते हैं, हिंदी भाषा में इसे पोताश्रय तरंग कहते हैं। सुनामी आने पर पोताश्रय नष्ट हो जाते हैं। सुनामी, भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है, जिसमें 15 से 150 मीटर से अधिक तक की ज्वारीय तरंगें उत्पन्न होती हैं, और जिसकी गति लगभग 700 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक की होती है। 2004 की सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ। अंडमान और निकोबार द्वीप में इंद्रद्वीप पॉइंट डूब गया था। यह भूकंप के कारण उत्पन्न हुआ, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 9.0 थी, जिसका अधिकेंद्र सुमात्रा के पश्चिम सीमा, जिसमें भारतीय प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे धंस गई, जिससे समुद्र तल में आकस्मिक गति उत्पन्न हुई। इस कारण भूकंप आया। प्लेटों के विस्थापन से महासागरीय तल 10 से 20 मीटर तक विस्थापित होकर नीचे की दिशा में झुक गया, जिसके निर्मित अंतराल को भरने के लिए विशाल मात्रा में महासागरीय जल उसी दिशा में चला गया, जिसमें दक्षिण या दक्षिण पूर्व एशिया के समुद्री तट के जल में अचानक तेजी से कमी आने लगी, तथा इस क्रिया के बाद वापस जल समुद्र तट पर आने लगा, जिसकी वेग तथा तरंग अत्यधिक तेज और ऊंची हो गई, जिसके कारण समुद्र तट के अंदर बहुत दूरी तक जल का एक विशालकाय विनाशकारी प्रलय आया। बहुत से छोटे द्वीप जलमग्न हो गए, जान माल की हानि हुई। ज्वार भाटा, दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तो ज्वार कहलाता है। जब जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है एवं तट से पीछे चला जाता है तो उसे भाटा कहते हैं। सूर्य एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से पृथ्वी का जल अभिकर्षित होता है। पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है तो इस घूमने के कारण पृथ्वी के केंद्र से बाहर लंबवत चारों ओर एक बल उत्पन्न होता है, जिसे कोरियोलिस बल कहते हैं, जिसमें पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में हवा तथा जल बाईं ओर और घूमती है तथा दक्षिणी गोलार्ध में हवा जल दाईं ओर घूमती। क्योंकि जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होती हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल अधिक लगता है, जिससे उच्च ज्वार उत्पन्न होता है।
पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिन सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीध में होती है। लेकिन जब चंद्रमा अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है तो सूर्य एवं चंद्रमा के मध्य विपरीत गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, जिससे निम्न ज्वार उत्पन्न होता है। उच्च ज्वार में नौ संचालन में सहायता होता है, जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचा देता है, मछली पकड़ने में सहायता मिलती है। ज्वार भाटे से उत्पन्न जल के उतार चढ़ाव से विद्युत उत्पन्न की जाती है। बृहद ज्वार जिसमें पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा एक सीध में है, जिसके कारण अभिकर्षण बल अधिक लगता है और इससे उच्च ज्वार उत्पन्न होता है। लघु ज्वार जिसमें सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा विपरीत दिशा में है, जिसके कारण अभिकर्षण बल कम लग रहा है, इससे निम्न ज्वार उत्पन्न होता है। महासागरीय धाराएं जिस तरह से नदियां लहराती बलखाती हुई अपनी धारा में बहती है, उसी तरह महासागर की भी अपनी एक निश्चित धारा होती है। महासागरों में विभिन्न धाराएं होती हैं जो ताप, दाब, वाष्पीकरण, घनत्व आदि के कारण कम ज़्यादा होने के कारण उत्पन्न होती है। महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में तथा नियमित बहने वाली धाराएं होती हैं। महासागरीय धाराएं गर्म एवं ठंडी होती हैं। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं एवं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं। ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती हैं। महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं। गर्म धाराओं से स्थलीय क्षेत्र की सतह का तापमान गर्म हो जाता है। जिस क्षेत्र में गर्म एवं शीतल जलधाराएं मिलती हैं वह क्षेत्र सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। वहाँ कोहरा मौसम बनता है। वहाँ प्लैंकटन घास उत्पन्न होती है, जिससे छोटी मछलियाँ आकर्षित होती हैं, जिसके कारण बड़ी मछलियाँ आकर्षित होती हैं। कोहरे के कारण जहाज चलाना असुविधाजनक होता है। यहाँ महासागरीय धाराओं का चित्र दिखाया गया है, जिसमें हिंद महासागर है, प्रशांत महासागर है, अटलांटिक महासागर में है। इस चित्र को आप देख सकते हैं कि किस प्रकार मध्य अक्षांश में महासागरीय गर्म जलधाराएं बह रही हैं और उच्च अक्षांशों में महासागरीय ठंडी जलधाराएं बह रही हैं। और जहां पर गर्म और ठंडी जलधाराएं मिल रही हैं वो मछली उत्पादक क्षेत्र बन रहा है। जैसे कि लेब्राडोर की ठंडी जलधारा जब गल्फ स्ट्रीम से मिल रही हैं उत्तरी अटलांटिक में, तो वहाँ पर प्लैंकटन जैसी घास उत्पन्न होकर मछलियों की उत्पादकता क्षेत्र बन रहा है। महासागरीय जलधारा गर्म विषुवत सभी महासागर में है। प्रशांत महासागर में गर्म जलधारा है अलास्का, क्यूरोसियो, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, और ठंडी जलधारा है कैलिफोर्निया, हम्बोल्ट, पेरू, ओसियो है। अटलांटिक महासागर में गर्म जलधारा है उत्तरी अटलांटिक, गल्फ स्ट्रीम है, ब्राजीलियन है, और ठंडी जलधारा लेब्राडोर, कैनरीज, वेनेजुएला और फॉकलैंड है। और हिंद महासागर में गर्म जलधारा है मोजाम्बिक, ऑकलास है, और ठंडी जलधारा है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव स्थलाकृति एवं प्राकृतिक वनस्पति के रूप चढ़ानों पर बदलते हैं। शंकुआकार वितान, लंबे वृक्ष, नुकीली एवं पतली पत्तियां। गिरिपथ में साल एवं सागवान के पेड़ पाए जाते हैं, चौड़ी पत्तियां जिसकी होती हैं। पहाड़ियों पर रेडोडेंड्रॉन के फूल पाए जाते हैं। मनाली के आगे रोहतांग दर्रे की भूमि पर छोटे छोटे घास के क्षेत्र पाए जाते हैं तथा कुछ भूमि बर्फ से ढके होते हैं। स्थल की एवं वनस्पति की विशेषता एक दूसरे से संबंध होते हैं। ऊंचाई में परिवर्तन के साथ साथ जलवाष्प में भी परिवर्तन होता है। वनस्पति की वृद्धि तापमान एवं गर्मी पर निर्भर करती है। इसके अलावा ढाल एवं मिट्टी परत की मोटाई जैसे कारकों पर भी निर्भर करती है। प्राकृतिक वनस्पति मुख्यतः 3 श्रेणी में होते हैं। वन, घास के मैदान, कटीली झाड़ियाँ। वन जहाँ पर वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा मिलता हो। इस कारकों के आधार पर सघन एवं खुले वन मिलते हैं। घास के मैदान जहाँ पर मध्यम वर्षा होती है वहाँ घास के मैदान विकसित होते हैं। कटीली झाड़ियाँ जहाँ की जलवायु शुष्क एवं वर्षा न हो, अतः इन कारकों से रेगिस्तानी क्षेत्रों का विकास होता है जहाँ की वनस्पतियों में कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। प्राकृतिक वनस्पतियों के प्रकार में बदलाव का मुख्य कारण जलवायु में बदलाव। मुख्यतः 7 प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति है।
उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, शीतोष्ण सदाबहार वन, शीतोष्ण पर्णपाती वन, भूमध्य सागरीय वनस्पतियां, शंकुधारी वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में कहा जाता है कि ये वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के आसपास पाए जाते हैं। ये क्षेत्र गर्म एवं अत्यधिक मात्रा में वर्षा होती है। यहाँ की जलवायु शुष्क न होने के कारण यहाँ के पेड़ अपनी पत्तियां पूरी तरह से नहीं गिराती हैं, इसलिए इसे सदाबहार वन कहते हैं। घने वृक्षों की मोटी वितान के कारण सूर्य की किरणें वन के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती हैं। यहाँ के वनों में दृढ़ काष्ठ वृक्ष जैसे रोजवुड, आबनूस, महोगनी आदि वृक्ष पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं। इस क्षेत्रों में मानसूनी परिवर्तन होते रहते हैं। जल संरक्षण के लिए इन क्षेत्रों के वृक्ष शुष्क मौसम में अपनी पत्तियां झाड़ देते हैं। ये वन भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के हिस्से में है। दृढ़ काष्ठ वृक्ष साल, सागवान, नीम एवं शीशम, इनसे फर्नीचर तथा यातायात एवं अन्य महत्वपूर्ण सामग्री बनाए जाते हैं। इन वनों में आमतौर पर शेर, बाघ, हाथी, गोल्डन लंगूर एवं बंदर आदि होते हैं। ब्राजील के उष्णकटिबंधीय ये सदाबहार वन इतने विशाल है कि वह पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होते हैं। एनाकोंडा विशाल का सबसे बड़ा सांप है जो कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में ही पाए जाते हैं। शीतोष्ण सदाबहार वन शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांश के पूर्वी किनारे के तटीय प्रदेशों में पाया जाता है। दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिण चीन, दक्षिण पूर्व ब्राज़ील। यहाँ बांज, चीड़ एवं यूकेलिप्टस जैसा दृढ़ एवं मुलायम पेड़ पाए जाते हैं। शीतोष्ण पर्णपाती वन उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर शीतोष्ण पर्णपाती वन पाए जाते हैं। उत्तर पूर्व अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली एवं पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेश में पाए जाते हैं। शुष्क मौसम में ये अपनी पत्तियां झाड़ देते हैं। यहाँ पर बाज, एस, बीच आदि वृक्ष पाए जाते हैं। लोमड़ी, हिरन, भेड़िया यहाँ के आम जानवर हैं। फिजन तथा मोनाल पक्षी यहाँ पाए जाते हैं। भूमध्य सागरीय वनस्पति महाद्वीप के पूर्व एवं उत्तर पूर्व में के किनारे के अधिकांश भाग शीतोष्ण सदाबहार एवं पर्णपाती वनों से ढके हुए हैं। महाद्वीपों के पश्चिम एवं दक्षिण पश्चिम किनारे भिन्न है। यहाँ का भूमध्य सागरीय वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। यह अधिकतर यूरोप, एशिया एवं अफ्रीका के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेश में पाए जाते हैं। ये वनस्पतियाँ भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेश जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिम अमेरिका, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में भी पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में गर्म, शुष्क, ग्रीष्म एवं वर्षा वाली मृदु शीत ऋतुएं पाई जाती हैं। यहाँ के लोग प्राकृतिक वनस्पतियों हटाकर अपनी इच्छा अनुसार कृषि करते हैं। यहाँ का वन्य जीवन बहुत कम होता है। यहाँ क्षेत्रों में आमतौर पर सिट्रस फलों का उगाया जाता है, जैसे नींबू, संतरा, अंगूर, अंजीर, जैतून आदि। भूमध्य सागरीय प्रदेश को फलों की कृषि के कारण विश्व का फलोद्यान भी कहा जाता है। भूमध्य सागरीय वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में स्वयं को ढाल लेती है। इन वृक्षों के छाल तथा पत्तियां वाष्पोत्सर्जन को रोकती है। शंकुधारी वन उत्तरी गोलार्ध के उत्तरी अक्षांश 50 से 70 डिग्री में भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं। इन्हें टैंगा भी कहते हैं। चीड़, देवदार आदि लंबे नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष जिनसे लुगदी, अखबार, माचिस के बक्से आदि बनाए जाते हैं। यहाँ सामान्यतः रजत, लोमड़ी, मिंक, ध्रुवीय भालू जैसे जानवर भी पाए जाते हैं। घास स्थल उष्णकटिबंधीय घास स्थल, शीतोष्ण घास स्थल, ध्रुवीय घास स्थल, कटीली झाड़ियाँ। घास स्थल में उष्णकटिबंधीय घास स्थल ये वन भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग जाते हैं। यहाँ के वनस्पतियाँ निम्न से मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती हैं। यहाँ की घास 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ सकती हैं। यहाँ हाथी, जेब्रा, जिराफ, हिरन, तेंदुआ आदि जानवर पाए जाते हैं, जैसे कि अफ्रीका का सवाना, दक्षिण उत्तर अमेरिका, वेनेजुएला, लानोस, अमेजन नदी घाटी का सेल्वासा और ब्राज़ील का कैंपास। भूमध्य रेखा के 0 से 30 डिग्री उत्तर दक्षिण गोलार्ध में ये सारे पाए जाते हैं। शीतोष्ण घास स्थल ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों तथा महाद्वीपों के भीतर भाग में पाए जाते हैं। ये घास आमतौर पर छोटी एवं पौष्टिक होती हैं। शीतोष्ण प्रदेशों में सामान्यतः जंगली भैंस, बाइसन, एंटीलोप पाए जाते हैं।
दक्षिण मध्य अक्षांशीय क्षेत्र में अर्जेंटीना, पैम्पास, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड और दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में डाउन। उत्तर मध्य अक्षांशीय क्षेत्र यूएसए, कनाडा प्रेयरी और यूरोप में पुस्टाच, यूरेशिया में स्टेपीज और चीन में मंचूरिया। ध्रुवीय घास, ध्रुवीय प्रदेश में सीमित वनस्पतियां मिलती हैं। यहाँ केवल काई, लाइकेन एवं छोटी झाड़ियाँ पाई जाती हैं। अल्पकालिक ग्रीष्म ऋतु के दौरान उगती हैं। इसे टुंड्रा वनस्पति कहा जाता है। यूरोप, एशिया एवं उत्तरी अमेरिका ध्रुवीय प्रदेश में पाए जाते हैं। जानवरों के शरीर पर मोटी फर एवं मोटी चमड़ी जो वहाँ की ठंडी जलवायु में रहने योग्य बनाती है। यहाँ के प्रमुख जानवर सील, वॉलरस, ध्रुवीय भालू, ध्रुवीय लोमड़ी, ध्रुवीय उल्लू, कस्तूरी बैल है। कटीली झाड़ियाँ शुष्क रेगिस्तान में पाई जाती हैं। उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीप के पश्चिमी किनारे पर पाए जाते हैं। यह तीव्र गर्मी, बहुत कम वर्षा के कारण प्राकृतिक वनस्पति की कमी होती है। अगला पाठ मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन एवं संचार। प्रारंभ में मनुष्य का जीवन प्रकृति पर निर्भर था, पेड़, गुफाओं में, लेकिन मनुष्य अपने कौशल, बुद्धि, विकास के आधार पर कृषि, घर, स्थायी जीवन, वस्तु विनिमय, व्यापार, वाणिज्य, विनिर्माण, यातायात, संचार आदि के द्वारा प्रकृति को अपने अनुकूल कर लिया। करीब 5000 वर्ष पूर्व विभिन्न स्थानों पर विभिन्न सभ्यताओं का विकास हुआ, जैसे सिंधु नदी अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत में बहती है। यहाँ लगभग 3300 ईसा पूर्व में हड़प्पा सभ्यता आई, जो कांस्य युगीन सभ्यता थी। नील नदी यह अफ्रीका के मिस्र में है। ये 3150 ईसा पूर्व प्रथम फेरी की सभ्यता है। और टिग्रिस नदी यह इराक के मेसोपोटामिया की सभ्यता है। टिग्रिस नदी के उत्तर और दक्षिण में दजला फरात है, जहाँ पर सुमेरिया, बेबीलोन, असीरिया, कैल्डिया जैसी सभ्यताएं भी थीं। यह 1200 ईसा पूर्व के थी। सभ्यता हुआंग ही नदी जो चीनी सभ्यता थी, यह 1600 से 221 बीसी के बीच माना जाता है। बस्तियां अस्थायी तथा अस्थायी दो प्रकार की होती हैं। अस्थायी जहां लोग कुछ समय के लिए रहते हैं, ठंड, गर्म, रेगिस्तान, घने जंगल, पहाड़ी क्षेत्रों में, वे अखेटक संग्राहक और स्थानांतरित कृषि ऋतु प्रवासी होते हैं। ऋतु प्रवास लोगों का मौसम का आवागमन, जो लोग पशुपालक का काम करते हैं, मौसम के अनुसार नए चारागाह के लिए वो आगे बढ़ जाते हैं। आज के आधुनिक निवास स्थल अस्थायी निवास स्थल होते हैं। यहाँ कुछ चित्र बनाए गए हैं और चित्र के अनुसार कुछ इस प्रकार दर्शाया गया है कि छोटे क्षेत्रों के लोग बड़े शहरों में जब आते हैं तो वहाँ अच्छा रोजगार, अच्छी शिक्षा और अच्छी चिकित्सा के कारण आते हैं, लेकिन प्रदूषण भी बढ़ता है, जैसे कि आबादी बढ़ने से और वाहनों की संख्या के कारण। वाहनों की संख्या के कारण धुआं, ऊष्मा, ध्वनि क्षेत्र, इन सब का वातावरण में कुप्रभाव होता है। बढ़ती आबादी इसके कारण गंदी बस्तियां, अवैध गंदी बस्तियां, भीड़ भाड़ एवं अस्वस्थकारी परिस्थितियों में लोगों का रहना होता है। बस्तियां एक तो ग्रामीण की होती हैं, एक शहरी होती हैं। ग्रामीण में सघन और प्रकीर्ण बस्तियां होती हैं। प्रकीर्ण बस्तियां जो कि जंगल, पर्वत, ठंडे गर्म रेगिस्तानों में होती हैं। और शहर में नगर होते हैं जो कि छोटी बस्तियां होती हैं, और शहर बड़ी बस्तियों वाली होती हैं। सघन और प्रकीर्ण यहाँ कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, वानिकी, दस्तकारी इत्यादि सारी चीज़ें दोनों जगह पर होती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में घर पर्यावरण के अनुकूल बनाए जाते हैं। बारिश के क्षेत्र में ढलवा छत और बारिश के जल जमाव वाले क्षेत्रों में सिल्ट घर ऊंचे प्लेटफॉर्म पर बनाए जाते हैं। परिवहन लोग तथा सामानों के आवागमन के साधन होते हैं। परिवहन के आधुनिक साधन समय एवं ऊर्जा की बचत करते हैं। उत्तरी अमेरिका के एंडीज पर्वत में लामा तथा तिब्बत में याक, दोनों का प्रयोग एक समान होता है। भारत में अनेक राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्ग हैं। भारत में एक्सप्रेसवे के नवीनतम स्वर्णिम चतुर्भुज दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता परिवहन के 4 मुख्य साधन हैं। सड़क मार्ग है, रेल मार्ग है, जल मार्ग है, वायु मार्ग है।
कम दूरी के लिए सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाले मार्ग सड़क मार्ग, कच्ची और पक्की दोनों होती हैं। हिमालय पर्वत पर स्थित मनाली लेह राजमार्ग विश्व का सबसे ऊंचा राजमार्ग है। भूमिगत मार्ग सबवे है, फ्लाईओवर उत्थित संरचनाओं के ऊपर बना है। रेल मार्ग लंबी दूरी, कम खर्च, तीव्रता से जाने के लिए लोगों तथा भारी सामानों का आवागमन के लिए उचित मार्ग है। आधुनिक सुपरफास्ट रेलगाड़ी के द्वारा समय की बचत होती है। जाइनिंग तथा लहासा के बीच का रेलमार्ग दुनिया का सबसे ऊंचा रेलमार्ग है। समुद्र तल से 4000 मीटर और अधिकतम उच्चतम बिंदु है 5072 मीटर। ट्रांस साइबेरिया रेलमार्ग दुनिया का सबसे लंबा रेलमार्ग है। पश्चिमी यूरोप में पिट्सबर्ग से प्रशांत महासागर के तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक तक जल मार्ग, इसका उपयोग प्रारंभिक काल से किया जा रहा है। लोग तथा बड़े आकार के सामानों को ढोने के लिए सबसे सस्ता साधन है। एक अंतर्देशीय जल मार्ग होता है, एक समुद्र मार्ग होता है। अंतर्देशीय जल मार्ग नव्य नदी और झीलों पर बनाए जाते हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र, उत्तरी अमेरिका का ग्रेट लेक, अफ्रीका की नील नदी इत्यादि हैं। समुद्री मार्ग बहुत से पत्तनों से जुड़ा होता है। ये मालों एवं सामानों को एक देश से दूसरे देश तक ले जाता है। समुद्री यात्रा के लिए समुद्री पर्यटन का प्रयोग किया जाता है। विश्व के कुछ प्रमुख पत्तन हैं। एशिया में सिंगापुर, मुंबई और उत्तरी अमेरिका में न्यूयॉर्क, लॉस एंजिल्स, दक्षिणी अमेरिका में रियो दी जेनेरियो, अफ्रीका में डरबन, केप टाउन, यूरोप में लंदन और ऑस्ट्रेलिया में सिडनी है। वायु मार्ग 20वीं सदी के आरंभ के विकसित यह परिवहन का सबसे तीव्र मार्ग है। यह सर्वाधिक दुर्गम एवं दूर स्थानों तक पहुंच सकता है। हेलीकॉप्टर संकटकालीन स्थिति में कपड़े, भोजन, चिकित्सा तथा बचाव का कार्य करता है। हवाई पत्तन दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट एवं काहिरा। संचार दूसरों के पास सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया। संचार क्षेत्र में विकास से सूचना क्रांति आई। समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न जनसंपर्क माध्यम बने। सैटेलाइट से संचार में तीव्रता, जिसकी मदद से भौगोलिक, वनों, भूमिगत जल, खनिज की संपदा का सर्वेक्षण, मौसम पूर्व अनुमान, आपदा पूर्व चेतावनी आदि में सैटेलाइट सहायक होता है। इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल भेज सकते हैं। सेलुलर फोन के द्वारा बेतार जनसंपर्क, पारस्परिक समीपता, इसके साथ साथ हमारा जीवन अत्यधिक सुखमय हुआ। अगला पाठ मानव पर्यावरण अन्योन्क्रिया, उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। विभिन्न देशों के विभिन्न निवासी देखने में भले ही अलग हो, लेकिन उनके भोजन, कपड़ा, मकान जैसी मूलभूत आवश्यकताएं हमारे समान ही हैं। अन्योन्क्रिया एक ही क्रिया दो वस्तुओं के साथ एक साथ संपन्न हो, जैसे मानव एवं पर्यावरण। अमेज़न नदी का नाम अमेज़न क्यों पड़ा? क्योंकि स्पेन के अन्वेषक नदी की खोज के लिए आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि वहाँ के मूल निवासी सिर पर कवच और घास के स्कर्ट पहने हुए खड़े थे और स्पेन के अन्वेषकों पर हमला किया। तब स्पेन के अन्वेषकों को रोमन साम्राज्य के अमेज़न महिला योद्धाओं की आक्रामक समूह याद आई और इसी कारण नदी का नाम अमेज़न रखा गया। चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे, ब्राज़ील से मकर रेखा गुजरती है। मैक्सिको से कर्क रेखा गुजरती है। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील से भूमध्य रेखा गुजरती है। वहीं 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण के बीच का क्षेत्र भूमध्य रेखा प्रदेश है। अमेज़न पश्चिम में रियो माउंटारो से निकलकर पूर्व में अंध महासागर यानी दक्षिणी अटलांटिक महासागर में गिरती है। यह नदी दक्षिणी अमेरिका के 7 देशों में प्रवाहित होती है। ब्राज़ील में 40%, बोलीविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना में बहती है। अमेज़न उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षावन 9 देशों में विस्तारित है। 2 देश और जो जिसका नाम है सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना। लगभग 40% भाग जंगल और नदियाँ ब्राज़ील में ही विस्तारित हैं। यहाँ वर्षावन उत्तर में गुयाना हाईलैंड, दक्षिण ब्राज़ीलियन सेंट्रल पठार और पश्चिम में एंडीज और पूर्व में अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ है। दुनिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल एंजेला वेनेजुएला के ग्रान सबाना क्षेत्र से है। दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट भी इसे माना जाता है। इस वर्षावन को लंग्स ऑफ आवर प्लैनेट, धरती का 20% ऑक्सीजन यहीं से प्राप्त होता है।
भूमध्य रेखा के आसपास होने के कारण पूरे वर्ष ताप नम जलवायु रहता है। दिन में ताप अधिक और आर्द्रता उच्च होती है, रात में ताप कम और आर्द्रता वही रहती है, जिसके कारण शरीर में चिपचिपाहट महसूस होता है। इस प्रदेश में पूरे वर्ष वर्षा होने के कारण सदैव नमी बनी रहती है, जिसके कारण केवल वही वनस्पतियां उगती हैं जिसे सूर्य की आवश्यकता नहीं होती। चूँकि अत्यधिक मात्रा में वनस्पतियां उगने के कारण यहाँ सघन वितान बनते हैं। सूर्य किरणें भूमि तक नहीं पहुंच पाती हैं, जिससे दिन में भी अंधेरा होता है। कुछ वृक्ष ऐसे भी होते हैं जो सूर्य की किरण की चाह में ऊपर की ओर बढ़ते चले जाते हैं। यहाँ आमतौर पर दृढ़काश वृक्ष, रोजवुड, आबनूस, महोगनी आदि पाए जाते हैं। यहाँ का मुख्य भोजन है मेनियोक, जिसे कसावा कहते हैं, टेपियो, अनानास, शकरकंद भी हैं। चींटियों की रानी एवं अंडकोश भी खाते हैं। पिराना जैसे अन्य प्रजातियों की मछलियां पाई जाती हैं। चूँकि मछलियों का शिकार मिलना बहुत मुश्किल है, इसलिए यहाँ की महिलाएं साग सब्जियों पर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करती है। यहाँ के घरों को मलोका कहा जाता है, जिसकी छतें तीव्र ढलान वाली होती हैं। यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं तथा महिला खेती करती है। पूर्व में अमेज़न के सभी भागों में पहुँचना नदी एकमात्र रास्ता था, लेकिन 1970 में ट्रांस अमेज़न महामार्ग के जरिए अमेज़न के सभी भागों में पहुंचना आसान हो गया। विकास की गतियों के कारण जैविक विविधता वाले वर्षावन धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। वानिकीकरण, कर्तन एवं दहन कृषि के कारण और मानव तथा प्राकृतिक हस्तक्षेपों के कारण प्रतिवर्ष 84% के दर से आग लग रही है, जिससे जलवायु परिवर्तन, ऑक्सीजन में कमी हो रही है। भविष्य में ये समाना में तब्दील होने के बताया जाता है। पादप एवं जीवों की विविध प्रजातियां जैसे परजीवी, पौधे में आर्किड और ब्रोमीलाइड, पक्षियों में बड़ी चोंच वाली जैसे टूकन, रंगीन पक्षी, अन्य जीवों में एनाकोंडा, बोआ, अजगर, सांप, मगर, बंदर, स्लॉथ और टैपीर पाए जाते हैं। ब्रोमीलाइड एक विशेष प्रकार का पौधा है। यह अपनी पत्तियों में जल संचित करता है। इन पॉकेट जल का प्रयोग मेंढक अपने अंडे रखने के लिए करता है। कर्तन एवं दहन कृषि। कर्तन एवं दहन कृषि वह कृषि है जिसमें पेड़ों झाड़ियों को काटकर भूमि को साफ करते हैं, पुनः उन्हीं पेड़ों झाड़ियों को उसी भूमि पर जला देते हैं। मिट्टी की उर्वरकता बढ़ जाती है, जिससे कई बार उसी भूमि के प्रयोग से उर्वरकता कम होने लगती है। इस स्थान को छोड़ दिया जाता है, फिर दूसरे स्थान पर यही प्रक्रिया शुरू की जाती है। छोड़े गए भूमि पर पुनः पेड़ों का उगते हैं और भूमि की उर्वरकता बढ़ जाती है। यहाँ मैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को कुछ इस प्रकार से दर्शाया है कितने कितने अक्षांशों पे है। तो ये पूरब में 45 डिग्री अक्षांश पर, पश्चिम में 80 डिग्री पर है और उत्तर में 15 डिग्री और दक्षिण में 55 डिग्री पर स्थित। ठंडा रेगिस्तान लद्दाख अगला पार्ट है। लद्दाख, ला और दाख। ला का अर्थ होता है पर्वतीय दर्रा, दाख माने देश होता है। पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान द्रास है, जो कि लद्दाख में है। बृहद हिमालय में स्थित ठंडा रेगिस्तान काराकोरम इसके उत्तर में है और जास्कर इसके दक्षिण में है। लद्दाख से होकर बहुत सी नदियां गुजरती है। सिंधु नदी प्रमुख है। ये सभी नदियां गहरी घाटियों महाखंड यानी गर्ज का निर्माण करती हैं। लद्दाख में अनेक हिमानियां हैं, जैसे कि गैंगरी हिमानी। लद्दाख की ऊंचाई कारगिल में 3000 मीटर तथा काराकोरम में 8000 मीटर है। अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक शीतल एवं शुष्क है। इस ऊंचाई पर वायु की परत पतली होती है। वायु की पतली परत के कारण सूर्य की किरण अत्यधिक ताप महसूस करवाते हैं, जिससे उष्माघात एवं तुषारघात से लोग ग्रसित हो जाते हैं। यहाँ के मौसम ग्रीष्म ऋतु में दिन में 0 डिग्री सेल्सियस होता है और रात में -30 डिग्री सेल्सियस पे चला जाता है। वहीं शीत ऋतु में -40 डिग्री सेल्सियस दिन में होता है और रात में -40 से अधिक हो जाता है। लद्दाख हिमालय के वृक्ष छाया क्षेत्र में होने के कारण यहाँ वर्षा बहुत कम होती है, 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष, जिससे यहाँ पर वनस्पति विरल और कहीं कहीं पर छोटे घास के मैदान तथा झाड़ियाँ पाई जाती हैं। वनस्पति, जीव, पक्षियाँ, लोग। वनस्पति घाटी में जैसे सरपत, बिलो, पॉपुलर के उपवन। ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुबानी, अखरोट पल्लवित होते हैं। सब्जियों में दलहन, आलू, मटर, सेम, सलजम ये सब होते हैं। जीव पक्षी में है तिब्बती स्नोकॉक होते हैं, रेजिस्टॉट होते हैं, रॉबिन, रेवन, भूप ये सब होते हैं। स्तनधारी जानवर में
जंगली कुत्ता, भेड़, बकरी, याक, इन पशुओं का दूध, मांस, खाल, ऊन का प्रयोग होता है। याक से पनीर और मक्खन बनता है। लोग लद्दाख, तिब्बत, मध्य एशिया में अधिकांश लोग मुसलमान बौद्ध होते हैं। लद्दाख पारंपरिक बौद्ध मठ जैसे गोम्पा बहुत मशहूर है। कुछ प्रसिद्ध मठ हैं हेमिस, थिक्से, लामा यूरू। यहाँ के लोग ग्रीष्म ऋतु में अनाज व्यवसाय करते हैं और शीत ऋतु में धार्मिक अनुष्ठान ये सब करते हैं। यहाँ की महिलाएं अत्यधिक परिश्रमी होती हैं, घर और बाहर दोनों का कार्य करती हैं। यहाँ के लोगों का मुख्य क्रियाकलाप पर्यटन है, जैसे गोम्पा दर्शन, घास मैदान, धार्मिक अनुष्ठान, उत्सव इत्यादि। हिमनद आधुनिकीकरण के कारण जनजीवन में परिवर्तन। यहाँ के लोग शताब्दियों से प्रकृति के साथ समन्वय एवं संतुलन करना सीखा। जल एवं ईंधन जैसे संसाधनों की कमी के कारण ये आवश्यकता अनुसार एवं मितव्ययित्व से ही इनका उपयोग करते हैं और कुछ भी व्यर्थ नहीं करते हैं। लद्दाख राजधानी लेह है। सड़क एवं वायु मार्ग है। यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग एवं लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। मनाली लेह राजमार्ग 4 दर्रों से गुजरती है, रोहतांग ला, बारालाचा ला, लुंगा लाचा ला, टंगलंग ला। यह राजमार्ग केवल जुलाई से सितंबर के बीच खुलता है, चूँकि उसके पहले या बाद में बर्फ से ढकी रहती है।